जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था गुप्त वंश के बारे में। और तो गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? तो गुप्त वंश की नींव रखी थी आपके श्री गुप्त ने रखी थी। और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने चर्चा की थी उसका फटाफट हम क्या करते हैं, कल की क्लास का क्विक रिकैप लेते हैं और आज की क्लास को हम प्रोसीड करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमने गुप्त वंश का एंड कर दिया था। तो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त ने क्या कराया था? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। और क्या था इस वंश में? फिर इसके बाद अगला शासक कौन आया था गुप्त वंश में? वो था आपका भानुगुप्त। हालांकि ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त है। उसका शासक कौन था? भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख मिलता है? एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? वो आपका है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से हमको किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है कि सती प्रथा थी। गुप्त वंश के टाइम भी सती प्रथा चलती थी। फिर इसके बाद अगला एक और शासक था इसमें गुप्त वंश में, वो था आपका भानुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। सॉरी, कौन था वो? विष्णुगुप्त था। हालांकि लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक, तो आप बताओगे विष्णुगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का अंतिम महान शासक पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? स्कंदगुप्त। ठीक है। और क्या हुआ था? गुप्त वंश के टाइम ही जो शिक्षा वगैरह थी बहुत तेजी से फैल रही थी। तो इसी टाइम क्या होता है, नालंदा विश्वविद्यालय बना था और अजंता की जो गुफाएं थी उनको, अजंता में जो पर्वत थे उनको तोड़ के गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें हमको बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अफगानिस्तान के बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी क्या बनाई गई थी? मूर्ति बनाई गई थी, जिसको तालिबान के आतंकवादी थे उन लोगों ने इसको बम से उड़ा दिया था, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। लेकिन महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी उसका अपर वाला पोर्शन था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है दोस्तों। और इसी टाइम क्या था, गुप्त वंश के टाइम के समय जो महिलाएं थी उनको शिक्षा का अधिकार था। महिला को क्या था? शिक्षा का, उनको शिक्षा भी दी जाती थी। महिलाएं भी पुरुष के साथ कंधा मिला के चल सके, उनको भी शिक्षा का अधिकार था। और क्या था, इस समय गुप्त वंश के टाइम ऊंच नीच बहुत चलती थी। ऊंच नीच जैसे आज भी आप कहीं की जगह देखते हो, जो गाँव वगैरह में जाते हो तो जो नीची कास्ट का उसको नीचे बैठालते हैं। नहीं, जैसे पंडित जो लोग होते हैं उनके घर में जब कोई नीची कास्ट का आता है तो उसको दूसरे बर्तन में खाने पीने को देते हैं। तो उसमें ऊंच नीच भी चलती थी और छुआछूत भी बहुत चलती थी गुप्त वंश के टाइम। और गुप्त वंश के टाइम वैश्यावती का कार्य जो महिलाएं लोग करती हैं ये भी होता था, जो आज भी बड़े बड़े शहरों में सेक्स रैकेट चलते हैं। कुछ इसी तरह वैश्यावती का भी काम गुप्त वंश के टाइम चलता था। और जो महिलाएं जो वैश्यावती में लीन होती थी, जो लोग काम करती थी महिलाएं, उन महिलाओं को कुटनी क्या बोला जाता था? कुटनी बोला जाता था। जो महिलाएं वैश्यावती का कार्य करती थी गुप्त वंश के टाइम, उनको कुटनी बोला जाता था। और इसमें क्या था, इसमें सबसे बड़ा पद किसका हुआ करता था गुप्त वंश के टाइम? तो राजा का सबसे बड़ा पद होता था। और गांव की सबसे छोटी इकाई किसको बोलते थे? सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? तो गांव को सबसे छोटी इकाई बोलते थे। और एक व्यक्ति था जो टैक्स वसूलता था हर जगह से, जिसको डीएम का दर्जा दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। उसका नाम था कुमार आमत्य। क्या नाम था? कुमार आमत्य। दोस्तों तो ये था कल की क्लास का रिकैप। आज की क्लास के बारे में हम प्रोसीड करते हैं। दोस्तों अगर मेरा रिकैप अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी क्लास अब। तो दोस्तों हमने एक आप लोगों को ट्रिक बताई थी। एक हसीन मशूक था, हर्यक वंश, शुष्नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। जब मौर्य काल जब चल रहा था उसके साथ के साथ क्या हुआ था, भारत पे 4 आक्रमणकारी आए थे। और मौर्य काल से पहले 3 आक्रमणकारी आए थे। डेरियस प्रथम आया था, सिकंदर आया था, और कौन कौन सा आया था बताइए फटाफट? डेरियस प्रथम, सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर आया था भारत पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन मौर्य काल के बाद भी 4 आक्रमणकारी आए थे। वो कौन कौन थे? तो ISPK मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। ISPK हिंद, यूनानी, शक, पहलो और क्या आए थे? कुषाण लोग आए थे। कुषाण लोग के जो सामंत लोग थे वो कौन थे? वो गुप्त वंश था। गुप्त वंश, और गुप्त वंश ने किसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था? तो गुप्त वंश ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था शकों को मार दिया था। तो गुप्त वंश का वो शासक कौन था जिसने शक वंश को समाप्त कर दिया था? वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है। और लेकिन चंद्रगुप्त जो ये आपका गुप्त वंश था इसको भी किसी ने समाप्त किया था। किसने? गुप्त वंश को भी पूर्णतः किसने समाप्त किया था? तो हुंड लोग आए थे भारत में। हुंड आक्रमणकारी आए थे भारत में, आए थे हुंड आक्रमणकारी। तो हुंड लोगों को एक नाम और दिया गया था, मलेच्छ बोला जाता था। ये लोग क्या हुंड लोग थे, जहां भी जाते थे उस चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे, तबाह कर देते थे। तो जब हुंडों का आक्रमण हुआ था किस पे? गुप्त वंश पे। और तो
तो हुनडो ने क्या कर दिया, गुप्त वंश का पूरी तरह से खात्मा और समाप्त कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद गुप्त वंश के भी कुछ सामंत थे। गुप्त वंश के जो सामंत थे वो कौन था, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे दोस्तों, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि ये जो क्लासेस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। हालांकि चाहूँ तो मैं भी एक लाइन लिख के आपको, जैसे कि नॉर्मल बुक्स में होता है आप पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ डायग्राम के द्वारा पढ़ना कुछ अलग ही चीज़ होती है, क्योंकि हिस्ट्री को आप बुक से पढ़ेंगे तो हमेशा बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि बुलेट पॉइंट से याद करिएगा और डायग्राम के बेस से याद करिएगा, तो हमेशा याद रहेगी आप लोगों को हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं अपने कौन से वंश की, तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पुष्यभूति वंश था इसका जो संस्थापक था वो कौन था, वो पुष्यभूति वर्धन था। कौन था, पुष्यभूति वर्धन। हालांकि ये इतना योग्य शासक नहीं था, ठीक है, जिसके कारण पुष्यभूति वंश का नाम अगला नाम हो गया वर्धन वंश। क्या नाम हो गया, वर्धन वंश हो गया। वर्धन कौन था, तो वर्धन था किसका बेटा था, वर्धन पुष्यभूति। जो पुष्यभूति वर्धन था इसका बेटा था, क्या नाम था, पुष्यभूति वर्धन था। इसके बेटे का नाम क्या था, इसके बेटे का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति का बेटा था। क्या कौन था, प्रभाकर वर्धन। ये कितना था, ये बहुत ही योग्य शासक था, जिसके कारण क्या हुआ था, पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी लोग जानने लग गए थे, ठीक है। अब क्या था, जो ये प्रभाकर था, प्रभाकर था, इसकी 3 संतान थी, मतलब इसके 3 सिबलिंग्स थे, 3 संतान थे। एक बेटी थी, बेटी का नाम क्या था, बेटी का नाम था राजश्री था, लड़के, और उनका बेटा था राजवर्धन, और दूसरा बेटा था हर्षवर्धन। हालांकि हर्षवर्धन की चर्चा हम आपसे अभी करने वाले हैं डिटेल में, वह आप, ठीक है। तो इसकी 3 संतान थी, किसकी, प्रभाकर वर्धन की। कौन कौन सी, राजश्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। और क्या किया था, पुष्यभूति और प्रभाकर वर्धन ने मिलकर अपनी एक राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी बनाया था, तो हरियाणा के थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी। हरियाणा के थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो जानते हैं क्या, तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। फिर इनका बेटा आया, फिर इनका जो बेटा था पुष्यभूति वर्धन का, उसका नाम था प्रभाकर वर्धन था। इसने क्या किया था, इसके 3 संतान थी, एक थी राजश्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति वर्धन ने मिलकर क्या किया, अपनी राजधानी बनाई। कहाँ, हरियाणा के थानेश्वर में। अब एक काम करते हैं, हम आपको डायग्राम बनाते हैं मैप का, उसके द्वारा समझाते हैं चीज़ों को। तो जानते हो कि जो पुष्यभूति और प्रभाकर वर्धन था, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने हरियाणा के थाने में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कहाँ पे, हरियाणा के थाने में अपनी राजधानी स्थापित। तो मैंने टी लिख दिया है, थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर में अपनी राजधानी को स्थापित कर दिया था। हालांकि प्रभाकर की 3 संतान थी, एक बेटी थी और 2 बेटे थे। तो बेटी का नाम क्या था, राजश्री था, बेटे का नाम राजवर्धन और हर्षवर्धन था, ठीक है। अब क्या था, जो ये था प्रभाकर चाहता था कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए, किसकी, राजश्री की। तो इसने किससे शादी कर दी, अपनी बेटी की शादी कर दी कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था ग्रहवर्मन। किसके साथ कर दी, ग्रहवर्मन के साथ। अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी, ग्रहवर्मन के साथ कर दी। राजश्री की शादी किसके साथ हो गई, शादी किसके साथ हो गई, ग्रहवर्मन के साथ शादी हो गई। लेकिन जैसे ही इसकी शादी हुई तो क्या हुआ, ग्रहवर्मन के ऊपर ग्रहण लग गया। ग्रहण कैसा लग गया कि कन्नौज के नीचे ही मालवा था, और मालवा का एक शासक था, कौन, वो था आपका देवगुप्त। और देवगुप्त की क्या थी, देवगुप्त की किसके साथ नहीं बनती थी, ग्रहवर्मन के साथ नहीं बनती थी। तो इसने देखा क्या, देवगुप्त ने क्या देखा कि इसकी शादी, देवगुप्त ने देखा थी ग्रहवर्मन की शादी किसके साथ हो गई है, राजश्री के साथ। शादी होने के बाद ही दूसरे दिन क्या किया, इसने हमला बोल दिया। किसने, देवगुप्त ने किस पे हमला बोल दिया, ग्रहवर्मन पे हमला बोल दिया, और इसको मार के भगवान के पास पहुंचा दिया। किसने किसको पहुंचा दिया, देवगुप्त ने किसको मारा, ग्रहवर्मन को मारा। किसको मारा, ग्रहवर्मन को मार के इसको भगवान के पास पहुंचा दिया, और राजश्री को विधवा बना दिया। और फिर इसके मन में एक और थी, क्योंकि ये जो मालवा का था इसको बहुत खुंदक थी
किससे, कन्नौज वालों से। तो ये क्या था, ये चाहता था कि अब क्या किया है, गृहवर्मन को तो मार ही दिया है, अब इसकी बीवी को भी हम मार देते हैं। किसको, राजश्री को मार देते। लेकिन राजश्री क्या थी, राजश्री बहुत ही चतुर और चालाक टाइप की थी। इसने क्या किया, ये अपने महल से निकल के भाग गई जंगल की तरफ भाग गई, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो राजश्री थी बच गई थी, किससे, देवगुप्त से बच गई थी। नहीं तो देवगुप्त को अगर ये मिल जाती तो देवगुप्त क्या करता, राजश्री को मार देता है। हालांकि इसके हस्बैंड को भी मार दिया है, गृहवर्मन को भी मार दिया है, और अगला नंबर किस पे लगाया था, राजश्री पे लगाया था कि राजश्री को भी हम समाप्त कर दें। लेकिन राजश्री ने अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भाग गई, जिसके कारण ये आपका देवगुप्त इसको नहीं पा पाया था और नहीं मार पाया था। ठीक है, फिर क्या हुई, फिर जो राजवर्धन था, राजवर्धन को पता चला कि भैया कि मेरे जो जीजा, हालांकि भाई ये तो भाई बहन है, अब इसकी शादी किससे हुई थी, गृहवर्मन से। तो राजवर्धन जब राजवर्धन को जब पता चला कि ये जो मालवा का, एक मिनट में ब्लैक पेन ले लेता हूँ, जो ये मालवा का जो शासक है देवगुप्त, इसने क्या किया है कि मेरे जीजा को मार दिया। जीजा कौन, गृहवर्मन को मार दिया। तो इसका क्या हुआ, इसका खून खोला, बहुत तेज से खून खोला, और उसने कहा कि इसने मेरे जीजा को मारा है, मैं इसको जरूर मारूंगा। तो राजवर्धन क्या हुआ, आया और किसको मार दिया, देवगुप्त को मार दिया। किसको मार दिया, देवगुप्त को मार दिया। वो हालांकि देवगुप्त का भी एक दोस्त था, देवगुप्त का कौन था दोस्त था, तो शशांक था। देवगुप्त का दोस्त कौन था, शशांक था। वो इससे मतलब काफ़ी क्लोज था। जब शशांक को ये बात पता चली कि मेरे प्रिय मित्र को राजवर्धन ने मार दिया है, किसने, राजवर्धन ने मार दिया है, तो शशांक ने कहा कि अब तो पक्का मैं राजवर्धन का अंत कर दूंगा, तो राजवर्धन क्या हुआ, तब फिर क्या हुआ, फिर शशांक ने क्या किया, शशांक इधर से चला और किसको आया मारने के लिए, राजवर्धन को। इसने क्या किया, शशांक ने किसको मारा, राजवर्धन को मार दिया। और राजवर्धन ने किसको मारा था, देवगुप्त को मार दिया। ठीक है, फिर आखिरी में जब क्या हुआ, फिर आया हर्षवर्धन को पता चला कि शशांक नाम का शासक है, उसने क्या किया, मेरे भाई को मार दिया है। तब क्या हुआ, हर्षवर्धन का खून खोला, और इन्होंने क्या किया, ये जाके इसके राज्य में जाके, हर्षवर्धन किसके राज्य में जाके, शशांक के राज्य में जाके शशांक को खल्लास कर दिया। किसको मार दिया, शशांक को मार दिया। ये कहानी बड़ी हौच पौच है दोस्तों, थोड़ा ध्यान लगा के सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्या हुआ था कि गृहवर्मन की शादी किसके साथ हुई थी, राजश्री के साथ हुई थी, और गृहवर्मन की किसके साथ नहीं बनती थी, मालवा का शासक था देवगुप्त ने गृहवर्मन को मार दिया था, और चाहता था कि मैं इसकी बीवी को भी मार दूं, राजश्री को। लेकिन राजश्री क्या की, अपनी जान बचा के जंगल में भाग गई थी, जिसके कारण क्या थी, राजश्री बच गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो राजश्री का भाई था कौन, राजवर्धन, उसको पता चला कि मेरे जीजा को किसने मार दिया, देवगुप्त ने। तब ये क्या हुआ, ये आया इसके राज्य में, और हर राजवर्धन किसके राज्य में आया, देवगुप्त के मालवा में आया और देवगुप्त को मार दिया। फिर देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक को पता चला कि भैया मेरे प्रिय मित्र को किसने मार दिया है, राजवर्धन ने मार दिया। तो शशांक आया उधर से, शशांक ने क्या किया, राजवर्धन को मार दिया। देखा, आपस में सब कटापिटी, सब मारे जा रहे हैं, एक दोस्त, कोई भाई, कोई कुछ, ऐसे मारे जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब हर्षवर्धन को पता चला, अरे भाई मेरा भाई मारा गया है, राजवर्धन, तो जो हर्षवर्धन को गुस्सा है, हर्षवर्धन ने देखा कि शशांक ने मेरे भाई को मारा, तो हर्षवर्धन इधर से दौड़ता हुआ आया और किसको मार दिया, शशांक को मार दिया। देखा, कहानी ऐसे मतलब बड़ी हौच पौच कहानी है दोस्तों। ये अब मैंने एरो लगा रखे, समझ जाना, ये आया इसको मारा, ये आया इसको मारा, ये आया इसको मारा, ये आया इसको मारो। ठीक है, तो ये वर्धन वंश के टाइम जो उनकी राजधानी क्या थी, हरियाणा के, किसको, थानेश्वर को बनाया था। लेकिन क्या हुआ था, इस वंश में सभी लोग समाप्त हो चुके थे। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी बेटी की शादी हुई थी, तो उसकी जीजा ने मार दिया था, राजवर्धन मर गया था, शशांक मर गया था, देवगुप्त मर गया था, सारे के सारे समाप्त हो गए थे। तो अकेला कौन बचा था, फिर आखिरी में हर्षवर्धन बचा था। तो हर्षवर्धन ने क्या किया था, थानेश्वर से लेकर अपनी क्या किया, कहाँ पे कब्जा कर लिया, कन्नौज में कर लिया कब्जा, और कन्नौज में कब्जा कर लिया और कन्नौज पे ही अपना शासन जमाने लग गया। इसी तरह क्या हुआ था, ये पूरा क्षेत्र किसका हो गया था, हर्षवर्धन का हो गया था। हर्षवर्धन यहाँ अपना शासन चलाने लग गया था। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, जो हर्षवर्धन था, इसकी जो बहन थी, कौन थी, राजश्री, वो जंगल में भाग गई थी। हालांकि ये जानकारी अभी इन लोगों को नहीं प्राप्त हो पाई थी कि मेरी जो बहन है वो मर गई है कि कहाँ गई है। तो
जो इनकी बहन थी राजश्री, राजश्री को क्या मिला, एक बौद्ध भिक्षुक मिला था। कौन मिला, बौद्ध भिक्षुक। वो बौद्ध भिक्षुक का नाम था आतिश दिवाकर। क्या नाम था, आतिश दिवाकर। तो जो राजश्री ने बोला कि आतिश दिवाकर को कि आप एक काम करिए, जो मेरे भाई लोग हैं उनको जाके यह संदेश दीजिए कि इनकी जो बहन है वो जंगल में है। तो आतिश दिवाकर किसके पास गया, हर्षवर्धन के पास गया और सारी जानकारी दी किसकी, राजश्री के बारे में, ऐसी ऐसी कहानी हुई है। तब क्या हुआ, हर्षवर्धन गया अपनी बहन के पास जंगल में, अपनी बहन को लेके आया और अपनी बहन को गद्दी पे बैठाला। हालांकि हर्षवर्धन कभी भी गद्दी पे नहीं बैठा था, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, जिसके कारण अपनी बहन को हमेशा गद्दी पे बैठाता था। कहता था कि अब तुम गद्दी यही संभालो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और इस एरिया में शासन करूंगा। और ये आपका जो शशांक था, जो बंगाल में था, उसने क्या किया था, उसने जो बोधि वृक्ष था उसने उसको कटवा दिया था। किसने कटा दिया था, बोधि वृक्ष को किसने कटाया था, तो शशांक ने कटाया था। हालांकि जो पहली पीढ़ी थी वो समाप्त हो गई थी, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो पीढ़ी चल रही है वो चौथी पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है, ठीक है। अभी भी वहाँ पे क्या है कि पीपल का जो वृक्ष है बोधि वृक्ष है, क्योंकि एक पीढ़ी समाप्त होती है फिर दूसरी पीढ़ी आती है। तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे अभी चौथी पीढ़ी चल रही है। जो वहाँ पीपल का जो वृक्ष लगा है वो लमसम 195 या 96 वर्ष पुराना होगा 195 वर्ष समथिंग पुराना होगा, ठीक है। जो वर्तमान की जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हालांकि आप भी देख रहे हो कि हमारे वहाँ जो बौद्ध धर्म है बहुत ही कम है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस वृक्ष को, उस एक्चुअली एक तो वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, तो उसको नष्ट ना होने देने के कारण क्या किया है, एक विभाग को अपॉइंट कर रखा है कि इस पेड़ की जांच करते रहिए कि पेड़ समाप्त ना हो, कि बौद्ध धर्म की एक जैसे निशानी होती है किसी चीज़ की, संभाल के रखा जाता है। तो कुछ इसी तरह जो ये बौद्ध वृक्ष है उसको भी, गया में जो बौद्ध वृक्ष है उसको सरकार ने किसी व्यक्ति की निगरानी में रखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों क्या था कि अब जो ये आपका हर्षवर्धन था, इसने थानेश्वर से अपनी राजधानी किसको बनाया था, कन्नौज को बनाया था। और वहाँ पे कोई भी महान शासक नहीं बचा था, जिसके कारण ये क्या था, ये पूरे भारत पे राज्य कर रहा था, पूरे एरिया पे राज्य कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो पूरी ही एरिया में सन्नाटा छा गया। क्यों छा गया, क्योंकि उस टाइम कोई भी योगी शासक नहीं था, कोई भी योगी शासक नहीं था। और हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो पूरी ही एरिया में सन्नाटा छा गया था दोस्तों, ठीक है। तब जब सन्नाटा छा गया तो क्या हुआ, कुछ लोग जो नीचे से थे, कौन कौन वंश से नीचे से, तो एक था आपका राजपूत, कौन सा था, राजपूत वंश था आपका, पटिहार वंश था आपका, और पाल वंश था। राजपूत, पटिहार और आपका पाल वंश था। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग सोचे कि अब तो यहाँ पे कोई महान शासक बचा नहीं है, अब हम लोग यहाँ पे जाके क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया पे कब्जा कर लेते हैं। तो पटिहार वंश, पाल वंश और राजपूत वंश ने नीचे से, ये जो आपके थे राजपूत लोग थे वो लोग नीचे से आए थे, और ये आपके पटिहार लोग इधर से आए थे, और पाल वंश लोग इधर से आए थे। पाल वंश लोग हालांकि ये शशांक के ही शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, जब ये हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, ये लोगों ने देखा कि भैया ये जो कन्नौज का एरिया है जहाँ पे हर्ष का जो शासन है ये वहाँ पूरी तरह सन्नाटा पड़ चुका है, अब यहाँ पे कोई योग्य शासक नहीं है। तो ये लोगों ने क्या किया, अपना कब्जा जमाने के लिए नीचे से साइड से आना चालू कर दिया, पटिहार वंश, राजपूत वंश और पल वंश, ठीक है। तो ये सब डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। अब अगली क्लास में, जो आज की क्लास रहेगी, अगली नेक्स्ट क्लास, उसमें आपको बताएंगे हर्षवर्धन के बारे में, उनकी चर्चा करेंगे। हालांकि ये ओवरव्यू था इस क्लास का पूरा। अब सिर्फ आप लोगों को सिर्फ समझाना क्या है कि हर्षवर्धन के बारे में और उसकी जो चर्चा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से दोस्तों। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो आप लोग भी कुछ मेरे लिए हेल्प करिए ताकि मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर सके, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।